हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी स्क्वायर क्लासेस। माय नेम इज चिराग चुगानी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में होता है। जब भी कोई चीज हाई से लो जा रही थी तो वो हमारा क्या था, वो तो अपने आप हो जाता था। यानी अगर मैं वाटर को ऊपर से पोर कर रहा हूँ और वो नीचे की तरफ गिर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कोई भी चीज लो से हाई, अगर आपको वाटर को घर के ऊपर प्रेजेंट पानी के टैंक में स्टोर करवाना है तो आप मोटर का यूज करते हो। ठीक है, उसमें हमें क्या लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है। सेल के बाद भी ऐसे ही मोटर या फिर पंप होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पंप्स होते हैं वैसे तो, जो यूज करते हैं हमारी एटीपी एनर्जी के रूप में। और यहाँ पे मूवमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का लो से हाई की तरफ होता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आज व्हाट, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। यहाँ लो से हाई जाती है कोई भी चीज। ये दो टाइप का होता है बेसिकली, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर एटीपी डायरेक्टली यूज होती है। ठीक है, वहीं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे अच्छा चलो मान लो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल ए को ट्रांसपोर्ट होना है तो ये क्या करेगा, लो से हाई जाने के लिए एटीपी का यूज करेगा। सिंपल, किसका यूज करेगा, एटीपी का। वहीं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अगर मान लो मॉलिक्यूल ए है और मॉलिक्यूल बी है, बी वाले को लो से हाई जाना है या बी वाले को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो ए वाला बोलेगा मैं एटीपी का यूज करूंगा, मैं एटीपी का यूज करूंगा, तो मैं मदद करूंगा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में। तो बी वाला ना एज अ कपलिंग की तरफ जाता है, इसके साथ में बी वाले की क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है। अच्छा, ये ना दो टाइप से होता है, सेकेंडरी वाला देख लेते हैं पहले, जिसमें एटीपी यूज होता है बट इनडायरेक्टली। इसमें होता है को ट्रांसपोर्ट, यानी मान लो इस वाले मॉलिक्यूल ने यूज करी एनर्जी और ये अपने साथ ही साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अपने साथ ही एक ही डायरेक्शन में ले गया, तो ये क्या हो गया, को ट्रांसपोर्ट मतलब सिम्पोर्ट। ये काउंटर ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी एक अंदर जा रहा था तो दूसरे को दूसरा भी साथ में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब एक अंदर और एक बाहर हो जाएगा, एंटीपोर्ट। वहीं अगर हम देखें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, वो फर्दर 4 टाइप्स का होता है। पी टाइप यानी फॉस्फोराइलेशन का टाइप होता है, जिसमें हम फॉस्फोराइलेशन एटीपी का यूज करते हैं। एटीपी किसी भी चीज का फॉस्फोराइलेशन करता है, इससे एनर्जी रिलीज होती है और किसी भी चीज का मूवमेंट हो पाता है। वी टाइप अगेन ये हमारा क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का यूज करता है, बट जनरली इसका यूज करते हैं वैक्यूल्स के अंदर। वी का मतलब वैक्यूल, जैसे लाइसोसोम है वो एक टाइप की वैक्यूल ही तो है, जिसके अंदर क्या होता है, बस खाली एसिडिक पीएच बढ़ जाता है, तो ये हमारा वी टाइप हो गया। एफ टाइप हमारा एक्चुअल में अकेला ऐसा एटीपीएस है, या फिर ये बोले कि एक ऐसा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एटीपी यूज होने की जगह एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बाकी सब एटीपी यूज करते हैं, यहाँ एटीपी फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें, इसका लास्ट है एबीसी यानी एंटीजन बाइंडिंग कैसेट। ये एबीसी वाला जो है हमारा एंटीजन बाइंडिंग कैसेट वाला, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं, सबसे बड़ी फैमिली है ये। सो दिस इज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। सो लेट्स मूव टू द पी टाइप। सो सबसे पहले हम लोग चालू करने वाले अपना पी टाइप। पी टाइप मतलब फॉस्फोराइलेशन टाइप, जिसमें सारी की सारी एनर्जी फॉस्फोराइलेशन से ड्रिवन होती है, पी टाइप। ठीक है, पी टाइप का एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ब्रेन के, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर अगर आपको स्टिमुलस कैरी करके लेके जाना है, यानी सिग्नल को लेके जाना है मेरे हाथ से मेरे ब्रेन तक, तो न्यूरॉन के सेल्स में ना कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर पंप होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम और पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, ये है हमारी मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बाद भी सेल होता है तो उनकी भी क्या होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी होगी। ये होगा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के हिस्से को बोलते हैं हम, बेसिकली सेल के बाहर के हिस्से को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अंदर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस का स्ट्रक्चर क्या है। अब जितने भी पंप होते हैं, हम लोग जो भी सारे पंप पढ़ते हैं, वो सारे के सारे पंप एक्चुअल में है क्या, कि सारे पंप देखे जाएं तो एक प्रोटीन ही तो है। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है अल्फा सब यूनिट, एक होती है बीटा सब यूनिट। अब अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस कैसे अराइज होते हैं वो हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, अल्फा अल्फा ये बीटा एंड देन ये, और लास्ट में बीटा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। देखिए होता क्या है, सोडियम ना हमेशा सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ से सोडियम किस तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ। सो सपोज ये हमारे सोडियम
ठीक है, ये हो गया सोडियम। अब एक चीज सोच के देखो, हमें सोडियम को बाहर भेजने के लिए एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब इस तरफ सोडियम कैसा होगा, इस तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सोडियम इस तरफ लो है और पोटेशियम, सोडियम इस तरफ लो है और इस तरफ क्या है, सोडियम इस तरफ है सोडियम हाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, लो से हाई भेज रहे हैं, तभी तो एनर्जी यूज कर रहे हैं। पोटेशियम इसका जस्ट अपोजिट है। अच्छा, यहाँ सोडियम लो है तो यहाँ क्या है हमारा, पोटेशियम लो है और यहाँ पोटेशियम हाई है। अब आओ उसका समझते हैं होता क्या है। नॉर्मली हम लोग क्या बात करी थी, अल्फा के पास एक, इसका अल्फा प्रोटीन है, इसके पास ना एक एस्पार्टेट होता है। एस्पार्टेट एक अमीनो एसिड है। पूरा प्रोसेस ऐसे बिगिन होता है, इस एस्पार्टेट का यहाँ पर हो जाता है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, यानी ये हमारा एएसपी एस्पार्टेट, सॉरी ये यहाँ पे आता है हमारा एटीपी, ये आता है हमारा एडीपी। इस फॉस्फोराइलेशन से यहाँ पर क्या होगा, ये जो एस्पार्टेट था ये हो जाएगा हमारा फॉस्फोराइलेट। फॉस्फोराइलेशन के बाद ये सारे जो सोडियम आयंस यहाँ चिपके हुए थे, अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इस प्रोटीन के अंदर मिलेगा कन्फॉर्मेशनल चेंज। कन्फॉर्मेशनल चेंज मतलब इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर में हल्का सा बदलाव आया, जिसकी वजह से ये रिवर्स हो गया और इसने क्या किया, सोडियम को बाहर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, कहाँ की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ आ गए हमारे सोडियम्स। ठीक है, बदले में यहाँ पर दूसरी चीज आएगी। अच्छा, सोडियम बाहर गया है तो अंदर क्या आएगा, पोटेशियम। तो यहां से क्या आ रहा होगा हमारा, पोटेशियम आ रहा होगा, पोटेशियम के आयंस वो आकर के यहाँ बाइंड अप हो जाएंगे। अभी तक यहाँ पर क्या था हमारा, अभी तक भी एस्पार्टेट फॉस्फोराइलेट ही था, बट होगा क्या, अल्टीमेटली यहां से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ जाएगा। अब देखो इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर क्या बाइंड कर गए होंगे, पोटेशियम आके बाइंड कर गए होंगे सोडियम के निकलते ही। जैसे ही कंफर्मेशन चेंज होगा, यानी पहले कंफर्मेशन चेंज हुआ था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकला, तो अब इसकी कंफर्मेशन दोबारा पहले जैसी होगी, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम आयंस क्या आ गए, अंदर आ गए। 3 सोडियम जाते हैं बाहर, यानी 3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनसाइड। यही पूरा खेल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम जो है वो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हम फॉस्फोराइलेशन का यूज करके, मतलब एटीपी का यूज करके और एस्पार्टेट का फॉस्फोराइलेशन करा करके एनर्जी यूज करते हैं। इस एनर्जी से कंफर्मेशन चेंज आता है, जिससे सोडियम बाहर जाते हैं और पोटेशियम अंदर आते हैं। अब एक और छोटी सी चीज है याद करने की, एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं नोकिया। ठीक है, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी। नोकिया कहाँ, यहाँ लिख देते हैं, चलो। नोकिया का मतलब क्या है, नोकिया का मतलब है, एन मतलब जिसको हम बोलते हैं सोडियम, ओ यानी आउटसाइड, के यानी पोटेशियम, आई यानी इनसाइड, ए यानी 1 एटीपी यूज्ड। तो नोकिया का मतलब क्या है, सोडियम आउटसाइड, पोटेशियम इनसाइड, 1 एटीपी यूज्ड। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। एन मतलब सोडियम, ओ मतलब आउटसाइड, के मतलब पोटेशियम और आई यानी इनसाइड, लास्ट में ए मतलब एटीपी यूज्ड। गॉट माय पॉइंट। तो ये हमारे पूरा सीन था किस तरह के सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। देखिए यहाँ पर इसका पूरा एक फिगर भी दे रखा है, आप अगर वहां से ना तो यहाँ से समझ सकते हैं। ये अल्फा यूनिट हो गई, ये बीटा यूनिट हो गई। आपने देखा यहाँ पर हमारे सोडियम आयंस कैसे हो गए, बाइंडेड हो गए। अब 3 सोडियम आयन यहाँ पे आके बाइंड अप हुए, एटीपी का इन्होंने क्या किया, यूज किया। सोडियम आयन एंड एटीपी बाइंडिंग, सोडियम बाइंडिंग हो गई, एटीपी यहाँ पे आके जुड़ गया, एटीपी के जुड़ने के बाद यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो गया। ये इवन स्टेट लगी है, ठीक है ना, इनकी स्टेट कौन सी है, इवन स्टेट है अभी। इसके बाद क्या होगा, कंफर्मेशनल चेंज होगा। कंफर्मेशनल चेंज की वजह से सोडियम आयंस आउटसाइड। अब यहाँ जो पोटेशियम बाइंडिंग पॉकेट थी, वहां पर आकर के पोटेशियम बाइंड कर जाएंगे, साथ ही साथ सोडियम निकले, पोटेशियम बाइंड हुए। लास्ट में क्या होगा, डिफॉस्फोराइलेशन, जो हमारी जिसमें आईपी निकला था, ये वाली जो स्टेट थी, आईपी निकल रहा है, ये कौन सी स्टेट है, डिफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस निकल रहा है। और ये वाली स्टेट क्या कहलाएगी हमारी, ये स्टेट कहलाएगी हमारी फॉस्फोराइलेशन। किस कौन सा अमीनो एसिड का हो रहा है यहाँ पर, एस्पार्टेट का। ठीक है, तो ये हमारा पूरा किस तरीके से फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन वर्क करता है। डिफॉस्फोराइलेशन होते ही पोटेशियम आयंस क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर की तरफ रिलीज होने चालू हो जाएंगे। देखो डिफॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली इस मोमेंट पे हुआ जब आईपी बाहर आ गया। ठीक है, और रिजल्टेंट पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ गए। तो दिस इज हाउ सोडियम पोटेशियम वर्क। ठीक है, देखो ना बोला भी है, ये क्या है, हमारा एक पी टाइप ट्रांसपोर्टर है, इसके बारे में बताया है। सोडियम आउटसाइड, पोटेशियम इनसाइड, आयनिक बैलेंस और रेस्टिंग पेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है,
और साथ ही साथ अल्फा सब यूनिट क्या है, इसमें एटी बाइंडिंग डोमेन होता है, साथ ही साथ आयन बाइंडिंग साइट्स होती हैं और फॉस्फोराइलेशन साइट भी होती है एस्पार्टेट के रेसिड्यू पर। बीटा सब यूनिट क्या करती है, बेसिकली स्टेबलाइज करती है पूरे स्ट्रक्चर को। इन शॉर्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंजस्टिव। इसका यूज कहाँ होता है, कंजस्टिव हार्ट डिसीज में होता है। कंजस्टिव हार्ट डिसीज का मतलब क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमारी जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, मसल कॉन्ट्रैक्शन फेल। वैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन अपना में एक इंडिविजुअल टॉपिक है, बट मसल कॉन्ट्रैक्शन का साफ शब्दों मतलब क्या होता है, मसल्स का मूवमेंट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे भी होते हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन फेल होते हैं। मतलब रिजल्टेंट क्या है, कैल्शियम आयंस लो हो जाते हैं मसल्स के अंदर। ठीक है, कैल्शियम आयंस लो हो जाते हैं। अब रिजल्टेंट क्या है, अगर हमें इस डिसीज को ट्रीट करना हो तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग भाई, ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल कैल्शियम आयन को इंक्रीज करना है, ये इसका एकमात्र ट्रीटमेंट होगा। कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाएगा तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा हार्ट हेल्दी। हेल्दी हार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो समझो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है हार्ट के अंदर, फिर हम समझेंगे किस तरीके से ठीक किया जाता है। नॉर्मली सोडियम पोटेशियम पंप हार्ट में भी सोडियम को बाहर फेंकता है, पोटेशियम को अंदर करता है। ठीक है, जब ये सोडियम बाहर जाते हैं तो ये सोडियम बाद में फिर घूम करके दूसरे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के साथ सोडियम अंदर आते हैं और कैल्शियम को बाहर फेंकते हैं। ये कौन सा एरिया है हमारा, ये है आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, और ये क्या है हमारा, इनसाइड यानी साइटोप्लाज्म। इनसाइड का मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये क्या होता है, सोडियम अंदर आएंगे और कैल्शियम बाहर चले जाएंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन किस जगह पर चलता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है, कैल्शियम। अगर कैल्शियम बाहर चले गए, ये कैल्शियम आयंस अगर बाहर आ गए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते क्या है, हम लोग एक ड्रग लेते हैं जैसे डिजिटेलिस। ये डिजिटेलिस ड्रग क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सोडियम पोटेशियम पंप को, जिसकी वजह से सोडियम बाहर नहीं आ पाएगा, तो सोडियम आयन कहां बढ़ जाएंगे, सोडियम कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज। ठीक है, सोडियम अंदर की तरफ बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट यहां पर क्या होगा, जब सोडियम अंदर की तरफ बढ़ गया तो वो बाहर नहीं होगा, है ना। इसका जस्ट अपोजिट कर दो। अब अगर सोडियम अंदर हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बाहर तो है ही नहीं, सोडियम अंदर ही बढ़े रहेंगे, कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, कैल्शियम अगर बाहर नहीं गया तो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नॉर्मली चालू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अपने सोडियम को बाहर जाने नहीं दिया, सोडियम अंदर हो गया। सोडियम बाहर जाता तभी तो घूम करके आते ना, सोडियम बाहर जाता तभी वो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से घूम के आता, लेकिन वो बाहर ही नहीं गया। अब अगर सोडियम अंदर नहीं जाएगा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से, तो कैल्शियम कैसे बाहर जाएगा, तो अंदर की तरफ कैल्शियम विल क्या हो जाता है, नो कैल्शियम विल लीव द सेल, कैल्शियम अंदर की तरफ बढ़ जाएगा। कैल्शियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा। एक बार देखना आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो इसको अपने एक रसली चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। डिजिटलिस ने क्या किया, सोडियम पोटेशियम पंप को क्या किया, रोका। सोडियम आयन इनसाइड द सेल विल इंक्रीज, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वही वाली बात है पूरी, कैल्शियम का सेल के अंदर की तरफ लेवल बढ़ जाएगा और क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ट्रीटमेंट हो गया। क्लिनिकल यूज क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बेसिकली हार्ट फेल वाली कंडीशन आपको बोली थी, तो उस समय हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंपल। यहाँ पर हमारे और भी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि हम बात करें ओवाबिन और डिगॉक्सिन। पेलिटॉक्सिन का थोड़ा सा केस अलग है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये भी साथ ही के साथ क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को। ठीक है, अच्छा एक और चीज ये ना दो तरीके से करते हैं, एक तो हमने वहां पर देखा था, यहाँ पे क्या है, एक्सोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था हमारा, शॉर्ट में देख लेते हैं बहुत ही, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये बेसिकली एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन कहां पर, मसल्स के अंदर। ये क्या करता है, कैल्शियम स्टोरेज करता है। ठीक है, क्या करता है, कैल्शियम स्टोरेज। बाकी सब कुछ सेम ही है, मैंने आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो जस्ट इंट्रो दे दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ये भी क्या करता है हमारा ओवाबिन, क्या करता है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप को रोकेगा, डिगॉक्सिन भी करेगा। बट पेलिटॉक्सिन का थोड़ा सा केस अलग है, ये इनहिबिट करने की जगह ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप को, सोडियम पोटेशियम पंप को लीकी चैनल्स बना देता है। यानी इसके अंदर ये म्यूटेशन ऐसा करता है कि ये लीकी चैनल्स बन जाएंगे। अब इसके अंदर से ना ही सोडियम की रुकने वाली है, ना ही पोटेशियम रुकेगा, जिसको जहां जाना है जाओ। यानी अब यहां पर सब कुछ क्या होगा, जहां पहले अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट वाला काम हो रहा था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये होता है हमारा डिजिटॉक्सिन और इसका थोड़ा सा डिफरेंस।
ओवाबिन को हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, बाकी डिगॉक्सिन, पेलेटॉक्सिन और डिजिटालिस को हम यूज कर लेते हैं। पेलेटॉक्सिन तो मतलब बेसिकली टॉक्सिन है, तो डिगॉक्सिन और डिजिटालिस को हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा है, एक बार आप देखोगे तो ये वही वाली चीज है, तो पहले बताइए। इसके बाद आता हमारा वी टाइप ट्रांसपोर्टर। वी टाइप मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स में, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, ये ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एटीपी को ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं अंदर, क्योंकि देखो नॉर्मली ये है सेल, मान लो ये सेल है, ये है हमारा लाइसोसोम, ले लेते हैं, ये हो गया सेल, ये हो गया लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसके अंदर क्या होगा, इसका लुमेन। अच्छा नॉर्मली हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, लाइसोसोम में पहले ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। मान लो ये H पॉजिटिव आयंस हो गए, यहाँ H पॉजिटिव भरे रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि आप जानते हो लाइसोसोम से सुसाइडल बैक। सुसाइडल बैक मतलब क्यों, क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है, एसिड है तो पीएच लो है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हमें और लो पीएच करना है, अच्छा खासा, तो ज्यादा पीएच लो करनी है सेल के कंपैरिजन में, तो ज्यादा प्रोटॉन्स को अंदर लेना पड़ेगा। प्रोटॉन्स मतलब H पॉजिटिव, ज्यादा प्रोटॉन्स को अंदर लेना पड़ेगा। ज्यादा प्रोटॉन्स को अंदर लेना मतलब क्या करना है, लो से अगेन हम क्या जा रहे हैं, हाई की तरफ लेके जा रहे हैं। शुरू में तो अपने चले जाएंगे, बाद में और बढ़ानी हो तो लो से हाई ले जाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम एटीपी का यूज करेंगे। और ये एटीपी का यूज करेंगे किस लिए, एटीपी का वही फॉस्फोराइलेशन करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, एटीपी का यूज करके एडीपी और आईपी बना दिया, ठीक है। इस वाले प्रोटीन का, वी टाइप वाले प्रोटीन का क्या हो जाएगा, इसका भी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन होकर के यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोन आयंस अंदर आ जाएंगे। सो चैनल ओपन हो जाता है और प्रोटोन आयंस बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। सो कुछ इस तरीके से काम चलता है पूरा। ये होता है हमारा किस तरीके से जो प्रोटोन वाला है पंप वो वर्क करता है। प्रोटॉन अपने आप अंदर आ जाएंगे तो क्या होता है, बाद में क्लोराइड भी कहीं ना कहीं से अपने आप दूसरे चैनल से अंदर करेगा, जिसकी वजह से अंदर HCl जैसी कंडीशन बन जाती है, और हाइड्रोजन क्लोरीन जब मिल जाते हैं तो एसिड बनता है, बन गया ना एसिड अंदर। तो बाकी कई सारे एसिड इसी तरीके से बनते हैं अंदर की तरफ। एफ टाइप मैंने आपको बताया था जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनल यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ ये कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये ऐसे ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम है इसका, बाकी सब एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहे थे, ये एटीपी बनवाता है, तो ये क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन कराता है कैसे, अच्छा आपको एनर्जी बनानी है तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम एनालॉजी के रूप में। ये मान लीजिए आपका बांध है, मतलब डैम है, ठीक है। ये हमारा एक तरफ वाटर भरा हुआ है, अच्छा ये डैम, अच्छा ही मान लो नीचे तक ही ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये वाटर भरा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ है वाटर कम। आपको पता है वाटर जब भी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, यहाँ पे एक टरबाइन लगाते हैं हम, क्योंकि हम डैम को बनाते हैं वाटर कंट्रोल करने के लिए और पावर जनरेट करने के लिए। यहाँ टरबाइन रोटेट करेगा, जैसे ये टरबाइन रोटेट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से ये एनर्जी आउटपुट देगा, ठीक है। बीच में आपने क्या क्रिएट किया, एक डैम क्रिएट किया था। ऐसे ही हमारे सेल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इन प्रोटॉन्स को यहाँ लेके आती है, जहां ज्यादा होते हैं वहां से कम की तरफ लेके आएगी। ये हाई से लो की तरफ जाने की वजह से बीच में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस से ही हमारा क्या जनरेट होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी। सो गॉट द पॉइंट, हाउ दिस वर्क, एफ टाइप। इसके बाद हमारी बात आती है एबीसी ट्रांसपोर्टर। ये सबसे बड़ी फैमिली है, बिगेस्ट फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, बिगेस्ट फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। इसमें क्या है, एबीसी का मतलब ही क्या है, एंटीजन बाइंडिंग कैसेट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी इसकी फुल फॉर्म। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, एटीपी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक वी टाइप एंड लाइक पी टाइप की तरह, टू ट्रांसपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, मतलब सेल मेम्ब्रेन, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पूरा एक्टिव चल रहा है, सब में अगेंस्ट ही काम होगा। दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, आयंस, and play important role in multi drug resistance and disease such as cystic fibrosis, ठीक है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिसीज है उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो ये हमारा एक बैक्टीरियल ट्रांसपोर्टर है, जनरली क्या है, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड अप हो गया, एटीपी यहाँ पर जाकर के इसके साथ एटीपी बाइंडिंग डोमेन के साथ जुड़ेंगे। जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस होगा एटीपी का, एडीपी और आईपी बन जाएंगे, साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टर चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ है, यहाँ आते समय क्या हुआ, कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ रिलीज हो गया। ये है हमारा यूकैरियोट्स का, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यहाँ पर भी। साइटोसोल है हमारे, स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, बाइंड हुआ, दो एटीपी का यूज हुआ, दो एटीपी का यूज करके दोनों क्या होंगे, पर्टिकुलर दो सब यूनिट से बना हुआ है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, दोनों के एटीपी बाइंडिंग डोमेन से एटीपी बाइंड होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा और मॉलिक्यूल बाहर, सिंपल, ठीक है।
अब इसका एक बहुत ही बड़ा केस है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर का, CFTR। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक हमने डिसीज पढ़ी थी ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कैसी डिसीज है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिसीज है जिसमें जनरली क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर का म्यूकस जो होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसमें लंग्स का, हमारी पूरी बॉडी का म्यूकस गाढ़ा होने लगता है, हमारे पेंक्रिएटिक सेल्स ढंग से काम नहीं कर पाते हैं इसमें। सो ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें सारी चीजें दिक्कत आती है। आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज विच टाइप ऑफ डिसीज? ये होती है हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव। हालांकि ये जेनेटिक्स की वाली बात है, यहाँ पे हम देखते हैं काम कैसे करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, जिसके अंदर क्या है हमारा, ये एक्सटर्नल फेस है, ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरी इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। मान लेना पूरी यहाँ तक क्या जा रही है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जा रही है। सो होता ये है कुछ, यहाँ पर एटीपी का यूज करते हैं। अगेन बात तो यार एटीपी का यूज करना ही पड़ेगा। एक्सटर्नल फेस नॉर्मली दो इसकी क्या है, T1 T2 दो सब यूनिट्स हैं। क्लोज स्टेट है, यहाँ इसके एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स हैं A1 A2 नेम से। यहाँ पहला एटीपी बाइंड हुआ, फिर दूसरा बाइंड हुआ, जिसकी वजह से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी क्लोज स्टेट में हो जाएंगे। इसका काम क्या था, CFTR वाले चैनल का इसका काम होता है क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्टर है ये। ठीक है, नॉर्मली क्या करता है, क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ही एटीपी बाइंड हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चैनल ओपन हो जाएगा, क्लोराइड आयन मूव कर जाएंगे। ठीक है, लास्ट में फिर उसका डिफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, चैनल फिर दोबारा क्लोज होने लग जाएगा। ठीक है, और फिर वो दोबारा सी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स जो है, ये तो हमने देख लिया वर्क कैसे करता है। ये क्या है, हमारे एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर फैमिली है। एटीपी रेगुलेटेड क्लोराइड आयन चैनल की तरह वर्क करते हैं, यानी क्लोराइड आयन चैनल क्लोराइड को मूव करने दे रहे हैं, बट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके लिए एटीपी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा एक बात, ये क्या है, हमारे क्लोराइड आयन चैनल है। ठीक है, नॉट अ पंप। तो ये एग्जैक्टली बिहेव करते हैं एज अ सिलेंड्रिकल चैनल की तरह, इस तरीके से। तो ये चैनल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन कैसे वाले चैनल, हमने पढ़े थे ना, चैनल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। तो ये हमारे गेटेड चैनल्स हैं, इसमें एटीपी का यूज करके ये इसको ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन यहाँ से तुरंत ही अंदर की तरफ मूव करने लगता है, सेल के अंदर की तरफ। ये आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो जाएगा। सो ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस क्या है हमारा, इट इज नॉट अ पंप, एक्चुअली इट इज अ आयन चैनल। एटीपी बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल। सिंपल सी बात है, एटीपी बाइंडिंग से ही सारी चीजें रेगुलेट होती है। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड वाटर मेंटेनिंग फ्लूइड। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए क्लोराइड अंदर गया है, तो ये क्या करेंगे, क्लोराइड अंदर आया तो ये सोडियम को भी ऊपर नीचे मूव कराएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो जहां नेगेटिव गया है वहां पॉजिटिव भी तो कहीं ना कहीं से अपने आप पैसिवली मूव करेगा उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग को मेंटेन करते हैं। नॉर्मली ये म्यूकस को थिन रखता है, यानी पतला म्यूकस। ठीक है, आपको हाइड्रेटेड रखता है और आपका सारे ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग कराता है। और साथ ही साथ ये एयरवे हाइड्रेशन, पेनक्रिएटिक सिक्रेशन, इन सब में इसका रोल प्ले होता है। म्यूटेशन इन CFTR जीन कॉजेस सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे डिसीज पैदा होगी, जिसमें होता क्या है, डिफेक्टिव CFTR लीड्स टू परमानेंटली क्लोज क्लोराइड आयन चैनल्स। अब जैसे ही CFTR वाली डिसीज होती है तो क्लोराइड आयन चैनल्स क्या हो जाएंगे हमारे, परमानेंटली क्लोज। ठीक है, क्लोराइड आयन चैनल्स क्लोज्ड विच स्टॉप क्लोराइड आयन फ्रॉम लीविंग द सेल। इसकी वजह से क्लोराइड आयन लीव नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट्स थिक स्टिकी म्यूकस, रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस, pancreatic insufficiency and increased salt concentration in sweat। ठीक है, सो ये सारी आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं नॉर्मली। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये देखो चारों को चारों एक बार कंबाइन करके दिखा दिया साथ में, आप एक बार देख लीजिएगा इसे। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी में क्या करते हैं हमारे, एनर्जी यूज्ड इनडायरेक्टली। गॉट इट, यहाँ इनडायरेक्टली एनर्जी का यूज किया जाता है, क्योंकि क्या करते हैं यहाँ पर वर्क करती है कपलिंग। कपलिंग मतलब एक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल ए है तो वो एनर्जी यूज कर लेगा, उसने एनर्जी जो यूज करी उससे वो क्या बोलेगा, बी को बोलेगा काम करो। ठीक है, और खुद एनर्जी यूज करके बैठा है। खुद कौन सी एनर्जी ली है इसने, एटीपी। है ना खराब लोग। तो इस तरीके से हमारा वर्क होता है। एग्जांपल के रूप में भी समझते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला भी है, जैसे इसका सिम्पोर्ट और एम्प्टीपोर्ट, अच्छा मैं आपको पहले बता दूं होता क्या है। सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, सिम्पोर्ट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का
दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एक ही डायरेक्शन में मूव करना। एंटीपोड का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का अपोजिट मूव करना। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटीपोड। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, जब भी हमारी बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, इंटेस्टाइन के अंदर जब भी हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, तब हमारे सेकेंडरी वाले का एग्जांपल वर्क करता है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा, आप लोग अच्छा खाना खाते हो तो खाना सारा कहाँ जाता है, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन के अंदर जाता है ना। ये हमारी कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी होती है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा है क्या होते हैं अंदर की तरफ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर इसको हम जूम करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, या हमारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाई, है ना, ये होते हैं विलाई। अब विलाई में भी क्या होता है, सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस जगह पर आपका क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका होता है फूड, फूड। तो यहाँ हमारा क्या है, फूड। अब फूड को एब्जॉर्ब करना है ना, फूड में से क्या एब्जॉर्ब करना है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना है। ये हमारे सेल्स है, ये सेल के अंदर का स्पेस है। अब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना है आपको, तो होता क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पूरी कहानी चालू होती है। यह है हमारा SGLT, यानी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ऐसा समझ लो आप, ठीक है ना, जो कि कपलिंग वर्क करते हैं। सोडियम और ग्लूकोज साथ ही अंदर आते हैं, एक साथ अंदर आते हैं नॉर्मली, क्योंकि सोडियम और ग्लूकोज का एक तरीके से सिंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज जैसे ही देखो यहाँ की तरफ वैसे भी ग्लूकोज ज्यादा है, ये हमारी बॉडी के अंदर का रीजन है, यानी मान लो ब्लड है। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी ग्लूकोज ज्यादा है, लेकिन हमारे फूड में जो ग्लूकोज आया है हमें वो भी तो लेना ही है ना। तो सोडियम और ग्लूकोज का क्या होता है, सिंपोर्ट होता है। सिंपोर्ट होकर के दोनों के दोनों अंदर जाते हैं सेल के अंदर। ये क्या है हमारा सेल का साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर आते ही ग्लूकोज, तो सोडियम और ग्लूकोज कहते हैं भाई अब तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ग्लूकोज अपने रास्ते निकलता है, ग्लू ट्यूब से अंदर चला जाता है, कहां पर, ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। वहीं सोडियम कहता है भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर ज्यादा मुझे होना ही नहीं है, मेरा ज्यादा होना गलत है। अगर मैं यहाँ ज्यादा हो गया तो मैं दूसरा सोडियम कैसे अंदर आएगा। तो यहाँ कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, यहाँ ऑलरेडी सोडियम हाई है, यहाँ सोडियम लो है, लेकिन यहाँ और लो करना है। तो यहाँ लो करने के लिए इस सोडियम को यहाँ से यहाँ, यानी लो से हाई भेजते हैं। और लो से हाई भेजने के लिए क्या चाहिए हमें, अरे क्या चाहिए होता है, आप सभी को पता है, ATP। समझ गए, इस ATP का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सिंपल। फिर ये देखो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का एक और दिखाया है नमूना। यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज एक साथ आके बाइंड करते हैं, यहाँ दूसरी तरफ ये कॉन्फॉर्मेशन ओपन होती है और ये बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद ये बचा सोडियम, ये इसे अगर इस सेल को एग्जिट करना है, सेल को एग्जिट करने के लिए यहाँ पर इसके क्या होते हैं, यहाँ होता है इसका हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, ये इसे बाहर भेज देता है। सिंपल, ये था हमारा साइटोप्लाज्म। सो इस तरीके से हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्क करता है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब तक हम लोग जितने लेक्चर देख चुके हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उस सबकी क्वेश्चंस। ठीक है, सो आपको कल उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर।